ओके स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हमने रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किया था और उस पर एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया था जो जेई मेन में आए हुए थे। और अब हम लोग एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन ले रहे हैं। एनसीईआरटी का 2.6 एग्जाम्पल है। क्वेश्चन है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन का दिया हुआ है सर्टेन टेम्परेचर पे। टेम्परेचर की बात नहीं कर रहा है, मतलब कांस्टेंट लेगा। 0.850 बार प्योर बेंजीन का। ये नॉन वोलाटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड, मतलब जो नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है तो रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर लग सकता है। वेइंग 0.5 ग्राम व्हेन एडेड टू 39 ग्राम बेंजीन, मतलब जो सॉल्यूट है उसका वेट 0.5 ग्राम है, सॉल्वेंट 39 ग्राम है। बेंजीन का मोलर मास दे दिया 78। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज हो गया 0.845 ग्राम बार हो गया। तो व्हाट इज मोलर मास ऑफ सॉलिड सब्सटेंस, तो जो दिया है वो ले लेते हैं। मतलब यहाँ पे हमारा नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है, इसका नाम नहीं बताया है, इसका मोलर मास कैलकुलेट करना है सॉल्यूट का। और जो हमारा सॉल्वेंट है वो बेंजीन है, उसका वेपर प्रेशर दिया हुआ है। मतलब बेंजीन को ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, PA0 इक्वल्स टू हो गया 0.850 बार। और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन दिया है, डिक्रीज होके आ गया ये 0.845 बार। हमें वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन दिया हुआ है। इसके बाद हमें मास दिया हुआ है सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का। तो मास ऑफ सॉल्वेंट बेंजीन का दिया है 39 ग्राम और मास ऑफ सॉल्यूट नॉन वोलाटाइल जो है वो है 0.5 ग्राम। और मोलर मास भी दे दिया हमें बेंजीन का, दैट इज़ 78 ग्राम। सारा कुछ दिया है। तो हम लोग यहाँ से डेल्टा पी निकाल सकते हैं। डेल्टा पी आ जाएगा PA0 माइनस PS लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो ये आ जाएगा 0.850 माइनस 0.845, ये बार में ही आएगा आंसर। तो इसे सॉल्व करोगे 10 में से 5 गया 5, 0.005 बार, 0.005 बार आ गया लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो अब रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का हमने फॉर्मूला बताया था मोलर मास के टर्म में, डेल्टा पी अपॉन PA0 इक्वल्स टू, ये आया था NB/NA। तो NB को हमने लिखा था, NB/NA को लिखा था WB/MB अपॉन NA था, तो MA/WA उल्टा के हमने सॉल्व किया था। ये फॉर्मूला निकाला था, हमें ये निकालना है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, MB निकालना है। तो डेल्टा पी का वैल्यू हमने निकाल लिया 0.005 अपॉन PA0 प्योर बेंजीन का दिया हुआ है 0.850, सारा वैल्यू पुट करो 0.850। WB मास दिया हुआ है हमें, WB 0.5 ग्राम अपॉन MB हमें कैलकुलेट करना है, इनटू MA दिया है 78 अपॉन WA 39 ग्राम। तो ये दिया हुआ है 39 से 2 बार में ये कट जाएगा, तो ये सॉल्व होके हो गया 1/MB। तो यहाँ से हम लोग MB की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। MB की वैल्यू इसको इधर ले आया तो इधर आ जाएगा 1, ये इधर आएगा 0.850 अपॉन 0.005, ये आ जाएगा मोलर मास, मतलब ग्राम पर मोल में। अब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसे सॉल्व किया तो ये आ जाएगा 170 ग्राम पर मोल। तो इस तरह से हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का। अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, फिर देखेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी देख रहे हैं। नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो हमने लिखा है यहाँ पे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के लिए सबसे पहले हम लोग बॉइलिंग पॉइंट को डिफाइन कर लेते हैं। बॉइलिंग पॉइंट को डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट हमने पहले भी जब वेपर प्रेशर बताए थे तो उसमें डिफाइन किया था। बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस पे लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट इज एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाए। क्योंकि जब वेपर प्रेशर कम रहेगा तो नीचे से गैस एटमॉस्फेयर में नहीं जा पाएगा, बाहर नहीं जा पाएगा, तो बॉयल होना स्टार्ट नहीं हुआ। क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस पे लिक्विड गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो जब वेपर प्रेशर कम रहेगा तो एटमॉस्फेयर में नहीं जाएगा, मतलब हम लोग बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट नहीं आया। अब जब नीचे का प्रेशर ज़्यादा होगा तो ये एटमॉस्फेयर में जाएगा, तो उस टेम्परेचर को हम लोग बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट। और तो जब हम लोग एग्जैक्टली इक्वल ले लेंगे तो उस पर जाना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि इक्वल वाला जो कंडीशन होता है उसमें मतलब नीचे से भी ऊपर जाएगा, ऊपर से भी नीचे जाएगा। मतलब
इक्वल हो गया दोनों का वेपर प्रेशर। अब वहाँ से थोड़ा सा भी अगर वेपर प्रेशर बढ़ा देंगे तो गैस वेपर में जाने लगेगा, ये एटमॉस्फेयर में जाने लगेगा, क्योंकि जो गैस है इसका फ्लो हाई प्रेशर से लो प्रेशर होता है। इसलिए हम लोग बोलते हैं जब वेपर प्रेशर इक्वल आ जाएगा, वेपर प्रेशर जब इक्वल आ जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, तो वो बॉइलिंग पॉइंट हो गया, क्योंकि वो जो है बाउंड्री हो गया। उससे जैसे ही वेपर प्रेशर बढ़ेगा गैस एटमॉस्फेयर में चला जाएगा, बाहर चला जाएगा, इसीलिए उसे बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। तो हमने लिखा है द टेम्परेचर at which vapor pressure of liquid is equal to external pressure, vapor pressure of liquid is equal to external pressure, मतलब बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, is known as boiling point of that liquid। मतलब जिस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर बाहर के प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर दैट इज एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाएगा, उसी टेम्परेचर को बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन का मतलब क्या है वो अब हम लोग देखते हैं। तो हमने पढ़ा है जब किसी सॉल्यूशन में नॉन वोलाटाइल सोल्यूट ऐड करते हैं, जब किसी सॉल्वेंट में नॉन वोलाटाइल सोल्यूट ऐड करते हैं तो पहले जितना वेपर प्रेशर था सॉल्वेंट का उससे कम वेपर प्रेशर हो जाता है सॉल्यूशन का। अब वेपर प्रेशर घट गया, मतलब सेम टेम्परेचर पे पहले मान लो जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm है, तो अगर प्योर लिक्विड था, वाटर की ले लेते हैं एग्जांपल के लिए, तो वाटर को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करेंगे तो 1 atm प्रेशर आ जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर, मतलब बॉइलिंग पॉइंट आ गया। लेकिन जब हम लोग कुछ नॉन वोलाटाइल ऐड कर दिए, अब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे 1 atm नहीं आएगा, क्योंकि प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा, वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा। अब वेपर प्रेशर को बढ़ाने के लिए और हीट करना पड़ेगा, मतलब टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। तो टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर करने के लिए, 1 atm के बराबर करने के लिए। तो हमने टेम्परेचर बढ़ाया, मतलब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। तो वही हमने यहाँ पे लिख दिया है, व्हेन ए नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट इज एडेड या डिजॉल्व्ड इन ए लिक्विड, मतलब लिक्विड यहाँ प्योर ले रहे हैं, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब ऐड करने के बाद जो सॉल्यूशन बनेगा उसका वेपर प्रेशर लोअर हो जाएगा, घट जाएगा। टू मेक द वेपर प्रेशर इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर, वेपर प्रेशर को एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल करने के लिए सॉल्यूशन इज टू बी हीटेड, सॉल्यूशन को और हीट करना पड़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। दस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलाटाइल solute is always higher than that of pure liquid, pure liquid से इसका हमेशा ज़्यादा होगा, ठीक है। और जितना ज़्यादा होगा उसे ही हम लोग बोलेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। द डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, जो हमारा सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट आया, एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, जैसे पहले जब हम वाटर प्योर हीट कर रहे हैं तो 100 पे बॉयल हो रहा था, 100 डिग्री। अब जब हमने ऐड कर दिया तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, क्योंकि ज़्यादा हीट करना पड़ा। तो जितना बढ़ा दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इज नोन एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। दैट इज डेल्टा टी भी अगर हम लोग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को लिखें, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट में भी आएगा डेल्टा टी, तो वहाँ पे एफ लिख देंगे, यहाँ पे बी लिख दिए। तो डेल्टा टी भी इक्वल होगा T1 माइनस T0 के। T1 है हमारा प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट, और T0 है, सॉरी T1 है सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, T1 हमने लिया है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, और T0 लिया है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन ज़्यादा है तो ज़्यादा से कम को माइनस कर रहे हैं। यहाँ पे हमने लिख भी दिया है, डेल्टा टी बी जो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, T1 है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, और T0 है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। अब हम लोग इसके लिए डेरिवेशन करेंगे, तो हम लोग कुछ एज्यूम्शन मान लें। लेट अस सपोज दैट T1 T0 T1 T2, बहुत लोग दो से ही कर लेते हैं, जो दो से करते हैं वो प्रूफ नहीं करते हैं। एनसीईआरटी में भी प्रूफ नहीं दिया हुआ है, इसका प्रूफ 2 लाइन का है, हम करके भी दिखा देते हैं। अगर नहीं करना चाहो तो आपकी चॉइस से नहीं भी कर सकते हो, प्रूफ अगर रहेगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, इसलिए मैं प्रूफ करके दिखा रहे हैं। तो T0 T1 T2 आर दी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। T0 जो है प्योर सॉल्वेंट का है, जैसा ऊपर में लिया है। T1 जो है सॉल्यूशन का है, और हमने 2 सॉल्यूशन लिया है प्रूफ करने के लिए। फर्स्ट सॉल्यूशन का T1 है, एंड सेकंड सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट हमने लिया है वो T2 लिया है रेस्पेक्टिवली। T0 जो है सॉल्यूशन 1 का T0, और T0 सॉल्वेंट का
T1 सॉल्यूशन 1 का, T2 सॉल्यूशन 2 का। ठीक है, P0, P1 एंड P2 आर दी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। P0 जो है जिसमें नॉट लगा रहे हैं वो सॉल्वेंट का, 1 सॉल्यूशन 1 का, 2 सॉल्यूशन 2 का। सॉल्यूशन 1 एंड सॉल्यूशन 2 एट दिस टेम्परेचर, मतलब उस बॉइलिंग पॉइंट पे जो वेपर प्रेशर है वो हमें दिया हुआ है। अब इसे ग्राफ से समझो। इधर हम लोग वेपर प्रेशर ले रहे हैं और ग्राफ में इधर हम लोग टेम्परेचर ले रहे हैं। ठीक है, और ये मान लिया एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ठीक है, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये सॉल्वेंट का ग्राफ, ये सॉल्यूशन 1 का ग्राफ, ये सॉल्यूशन 2 का ग्राफ। ठीक है, ये हमारा हो गया सॉल्वेंट का ग्राफ, ये हो गया, इसे मान लिए सॉल्यूशन 1 का ग्राफ, ये सॉल्यूशन 2 का ग्राफ। अब ग्राफ में देखो, ये हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो जैसे ही ये प्रेशर अचीव होगा, जिस टेम्परेचर पे ये प्रेशर अचीव होगा, ये हमारा सॉल्वेंट था, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, 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 यहाँ जैसे ही आया ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो गया, तो इसे हम लोग बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। सॉल्वेंट का है तो T0। ठीक है, T0। अब देखो ये सॉल्यूशन 1 लिया, अब सॉल्वेंट में हमने कुछ ऐड कर दिया तो सॉल्यूशन बन गया, उसका वेपर प्रेशर घट जाएगा, इसीलिए देखो इसको नीचे बनाया सॉल्यूशन 1। अब सॉल्यूशन 1 का वेपर प्रेशर तो सॉल्वेंट से कम होगा किसी सर्टेन टेम्परेचर पे, जैसे ये टेम्परेचर ले लो तो इसका देखो वेपर प्रेशर कम है, किसी ये टेम्परेचर पे देखो वेपर प्रेशर कम है। अब देखो बॉइलिंग पॉइंट जो सॉल्वेंट का था, यहाँ पे इसका बॉइलिंग पॉइंट नहीं आया है, इसका बॉइलिंग पॉइंट इधर आके आया, टेम्परेचर ज़्यादा हुआ तो इसका बॉइलिंग पॉइंट देखो एलिवेशन हो गया, ग्राफ से भी पता चल रहा है T1। तो ये जो डिफरेंस होगा T1 और T0 का, इसे ही हम लोग बोलेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा TB। तो सॉल्यूशन 1 सॉल्यूशन 2, अब हमने एक सॉल्यूशन 3 लिया है, इसमें और मतलब इसमें थोड़ा सा डाला, इसमें थोड़ा सा और डाल दिया, तो ये सॉल्यूशन 2 बन गया, इसका बॉइलिंग पॉइंट हमारा ये आ गया T2। ठीक है, तो अब देखो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर रहा है जैसे जैसे हम लोग ऐड कर रहे हैं। अब इसमें हम लोग इसकी मार्किंग कर देते हैं, ये पॉइंट की A, ये पॉइंट B, ये पॉइंट C। अब इसको डायरेक्ट भी आप लिख सकते थे फ्रॉम एक्सपेरिमेंट, जो NCERT में देखोगे ग्राफ बना दिया, ग्राफ में भी 2 ही लिया, 2 सॉल्यूशन नहीं लिया, हमने 2 लिया इसलिए प्रूफ करना है। ठीक है, और इसके बाद डायरेक्ट लिख देगा फ्रॉम एक्सपेरिमेंट डेल्टा TB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M, डायरेक्ट लिख देता है। हम अभी इसको प्रूफ करके दिखाते हैं, आप अगर प्रूफ नहीं करना चाहें तो डायरेक्ट आप लिख देना इसके बाद फ्रॉम सॉल्यूशन डेल्टा TB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M, तो डेल्टा TB इक्वल्स टू KB इंटू M, हो गया ख़त्म। लेकिन मैं प्रूफ करके दिखा रहा हूँ, बता देंगे कौन सा पार्ट आप छोड़ सकते हो। ABC ले लिया है, इस पॉइंट का नाम हम लोग D रहे हैं, इस पॉइंट का नाम E ले रहे हैं। तो जो अब हमारा सॉल्यूशन है ये बहुत डाइल्यूट रहे, जो सॉल्यूशन हमने लिया है ये हमने डाइल्यूट सॉल्यूशन लिया है। ठीक है, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए हमने लिया है सिंस सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट, सॉल्यूशंस 2 लिया है तो हमने सॉल्यूशंस आर वेरी डाइल्यूट, सॉल्यूशन डाइल्यूट है इसीलिए ग्राफ जो है हमने थोड़ा टेढ़ा भी बनाया, ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन होगा, स्ट्रेट लाइन से थोड़ा सा ही डेविएट होगा। तो जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट और ये पॉइंट और ये सारे, ये जो ग्राफ है ये स्ट्रेट लाइन होगा, ये स्ट्रेट लाइन ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन होगा। तो जब स्ट्रेट लाइन होगा तो देखो ये ट्रायंगल बन रहा है, एक ट्रायंगल ये बन रहा है, एक ट्रायंगल ये बड़ा वाला ACE एक ट्रायंगल बन रहा है और ABD एक ट्रायंगल बन रहा है। दोनों में देखो क्या है, ये एंगल सेम ही है, ये सेम ही होगा, तो एंगल सेम होगा तो ट्रायंगल लॉस, ये ट्रायंगल सिमिलर होगा। देयरफॉर कर्व्स आर टेकन अप्रोक्सीमेटली स्ट्रेट लाइन, कर्व्स जो है स्ट्रेट लाइन होगा, इसीलिए जो ट्रायंगल है ACE एंड ABD आर सिमिलर, ट्रायंगल जो है हमारा सिमिलर होगा, कौन, ACE और ABD। तो ट्रायंगल सिमिलर है तो इसीलिए अब हम लोग इसमें लगा सकते हैं सिमिलरिटी का जो लॉ होता है, क्या आ जाएगा, जो ये है ये वाला जो है AC अपॉन ये छोटा वाला AB, AC अपॉन AB इक्वल होगा बड़े वाले का क्या होगा, AE अपॉन AD, AC अपॉन AB इक्वल होगा AE अपॉन AD के। तो लिख सकते हैं AC अपॉन AB इक्वल्स टू AE अपॉन AD। अब AC क्या है, देखो AC ये है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक का T2 है और यहाँ से यहाँ तक का T0 है, तो ये क्या होगा, T2 में से T0 को, ये पूरा जो यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है, उसमें से यहाँ तक माइनस कर लेंगे तो ये आ जाएगा, तो T2 माइनस T0 आ जाएगा। सिमिलरली AB क्या होगा, T1 माइनस T0, तो वैल्यू पुट कर देते हैं, T2 माइनस T0
अपॉन T1 माइनस T0 इक्वल्स टू ए क्या है ए यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है। मतलब अब जो ये वेपर प्रेशर था, इसको जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल आया था, इसे P0 मान लेते हैं, और यहाँ पे जो वेपर प्रेशर है इसे P1 मान लेते हैं, और इसका जो वेपर प्रेशर आ रहा है उसी टेम्परेचर पे P2 मान लेते हैं, सेम टेम्परेचर पे T0 पे इसका P0, इसका P1 और इसका P2 मान लिया वेपर प्रेशर। तो ये क्या होगा, ए ही होगा P0 माइनस P2, ये होगा P0 माइनस P1, तो ये आ जाएगा P0 माइनस P2 डिवाइडेड बाय P0 माइनस P1। तो अब देखो ये टेम्परेचर का डिफरेंस है तो इसे डेल्टा टी बोलेंगे, सेकंड का है तो डेल्टा T2 अपॉन डेल्टा T1 इक्वल हो रहा है डेल्टा P2 अपॉन डेल्टा P1। तो यहाँ से पता चल रहा है जो डेल्टा टी है, बॉइलिंग पॉइंट ले रहे हैं हम लोग टेम्परेचर, इसीलिए बी लगा देते हैं, तो डेल्टा टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी हो रहा है, क्योंकि डेल्टा टी डेल्टा पी से रिलेट है और डेल्टा टी डेल्टा पी से हो रहा है, P2 से T1 P1 से, तो डेल्टा टी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी आ जाएगा। और रॉल्स लॉ जो हमने पढ़ा था, फ्रॉम रॉल्स लॉ से हमने पढ़ा था, जो डेल्टा पी आया था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, वो PA0 x से आया था। तो PA0 तो कांस्टेंट है, P इक्वल आया था, इसलिए कांस्टेंट को हटा देंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, एक्स ए पे डिपेंड करेगा। डेल्टा पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए था, तो डेल्टा पी एक्स ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलेलिटी के, ठीक है ना। एक्स ए ने एक्स बी था, सॉरी एक्स बी था, डेल्टा पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी, क्योंकि डेल्टा पी आया था PA0 एक्स बी, तो PA0 कांस्टेंट है, तो इसीलिए इक्वल को हटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगाया, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स बी के होगा, एक्स बी को हम लोग m लिख सकते हैं। m जो है यहाँ पे क्या है, मोलेलिटी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखो क्या होगा, ये इसके बाद जो हमारा डेल्टा टी बी है, डेल्टा पी है, ये डेल्टा टी बी पे डिपेंड कर रहा है। डेल्टा टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी है और डेल्टा पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m है, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा टी बी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m। डेल्टा टी बी मतलब जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोलेलिटी के, ठीक है। अब देखो जो हमने बोला था, हमने प्रूफ किया है, यहाँ से लेके ये जो पार्ट है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पार्ट हमने किया है, ये बहुत सारे बुक नहीं करते हैं। डायरेक्ट ये ग्राफ बनाएगा और ग्राफ में भी 2 सॉल्यूशन बना देते हैं, आप तीनों बना दो कोई समस्या नहीं है। ग्राफ बनाएगा और यहाँ पे सीधे लिख देगा फ्रॉम एक्सपेरिमेंट डेल्टा टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m। तो हमने प्रूफ करके बता दिया, ये आपकी चॉइस है करना या ना करना, ठीक है, बोर्ड के लिए। तो डेल्टा टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m है, कर दोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, पूरे मार्क्स मिलेंगे, नहीं करने पे भी दे देते हैं मार्क्स वैसे तो डेल्टा टी बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, के बी इंटू एम। तो डेल्टा टी बी की फॉर्मूला आ जाएगी हमारे पास के बी इंटू एम। यहाँ पे डेल्टा टी बी हमने बता ही दिया, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, m जो है मोलेलिटी है, के बी जो है इसे हम लोग बोलते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट और एब्यूलियोस्कोपी कांस्टेंट। तो यहाँ पे हम लोग के बी क्या है वो रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। तो के बी को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, वेयर के बी जो है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट और एब्यूलियोस्कोपी कांस्टेंट है, ठीक है। तो अब जो ये हमारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ये कैसे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो देखते हैं। देखो डेल्टा टी बी मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, के बी तो कांस्टेंट है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट और ये होता क्या है ये अभी हम लोग आगे एक्सप्लेन करेंगे। और जो m है मोलेलिटी है, ये क्या होता है, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो मोल ऑफ सॉल्यूट मतलब पार्टिकल, मोल ऑफ सॉल्यूट पे मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड कर रहा है, सॉल्यूट के नेचर पे डिपेंड नहीं कर रहा है। और मास ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड कर रहा है, मतलब गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट है उस पर डिपेंड कर रहा है, इसीलिए ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगा। तो यहाँ पे हमने इसे भी लिख दिया है। 10 इक्विमोलल का मतलब अगर मोलेलिटी सेम होगा किसी का भी तो डेल्टा टी भी सेम होगा, मतलब सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड नहीं कर रहा है, अगर मोलेलिटी पे डिपेंड कर रहा है, मोलेलिटी सेम है तो डेल्टा टी भी सेम होगा। 10 इक्विमोलल सॉल्यूशंस ऑफ ऑल दी सब्सटेंसेज या ऑल दी सॉल्यूट बोल सकते हैं इन सेम सॉल्वेंट सेम है। और एक चीज़ ध्यान रखना, जो Kb की वैल्यू है वो सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है, सॉल्वेंट अगर चेंज होगा तो Kb की वैल्यू चेंज हो जाएगी। विल शो इक्वल एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट
डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्यूट, दस एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इसीलिए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। जैसे हमने उसमें बताया था लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में जो कंडीशंस, वही कंडीशन इसमें भी अप्लाई होंगे। इट इज़ एप्लीकेबल व्हेन, जो हमारा सॉल्यूशन है वो डाइल्यूट होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन, जो सॉल्यूट है वो नॉन वोलाटाइल होना चाहिए, ठीक है। थर्ड कंडीशन, देयर इज नो एसोसिएशन और डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट, मतलब सॉल्यूट डिसोसिएट या एसोसिएट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग मोलर एलिवेशन कांस्टेंट देख लेते हैं, उसके बाद डेरिवेशन करेंगे मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट का। तो अब हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं मोलर एलिवेशन कांस्टेंट Kb, Kb की वैल्यू क्या होती है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। तो देखो बच्चे, जो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट के लिए हमने फॉर्मूला लिया है Kb कहाँ से आया, डेल्टा Tb इक्वल्स टू Kb इंटू एम। तो अगर m की वैल्यू हम लोग जो मोलेलिटी है 1 कर दें तो डेल्टा Tb Kb के इक्वल हो जाएगा, मतलब Kb डेल्टा Tb के इक्वल, मतलब जब मोलेलिटी 1 हो तो जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होगा वही Kb होगा, ठीक है। तो यही हमने डिफाइन किया है यहाँ पे, इट इज डिफाइंड एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, मतलब डेल्टा Tb के इक्वल होगा कब, जब m1 हो, व्हेन मोलेलिटी ऑफ सॉल्यूशन हैविंग नॉन वोलाटाइल एंड नॉन आयनिजेबल, क्योंकि इसी कंडीशन में डेल्टा Tb हम लोग डिफाइन करते हैं, सॉल्यूट इज यूनिटी 1, मतलब डेल्टा Tb का फॉर्मूला Kb इंटू एम है। तो अगर हम लोग m की वैल्यू 1 ले लें तो जो डेल्टा Tb है ये किसके इक्वल हो जाएगा, Kb के, मतलब डेल्टा Tb Kb इक्वल होता है, तो जो Kb है वो डेल्टा Tb के इक्वल होगा जब मोलेलिटी ऑफ सॉल्यूशन 1 है। जो Kb है कभी कभी क्वेश्चन में दे देता है, कभी कभी आपको बॉइलिंग पॉइंट दे देगा और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन दे देगा। तो Kb हो जाएगा RTB², मतलब R जो है गैस कांस्टेंट है, मोलर गैस कांस्टेंट, Tb बॉइलिंग पॉइंट और 1000 इंटू LV। तो यहाँ पे लिख भी दिया हमने, Tb जो है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट है, जो लिक्विड है, जो हमारा प्योर लिक्विड है उसका बॉइलिंग पॉइंट है, क्योंकि Kb जो है सॉल्वेंट का ही निकालते हैं। R जो है मोलर गैस कांस्टेंट है, R की वैल्यू बताइए आपको ऐसा यूनिट में क्या होती है, और बाकी सारे यूनिट में ऐसे यूनिट में 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन होता है, और 0.0821 ATM वाले में होता है ATM लीटर पर मोल पर केल्विन। तो ये यूनिट पे डिपेंड करेगा कौन सा वैल्यू लेना है, और बार में हो जाता है 0.0831। LV जो है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है, हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है। अब यूनिट ऑफ Kb क्या होगा वो निकालते हैं हम लोग। यूनिट ऑफ Kb के लिए जो हमारा फॉर्मूला था डेल्टा Tb का, इससे देखो डेल्टा Tb क्या आया था, Kb इंटू एम। तो Kb की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल्टा Tb अपॉन एम। डेल्टा Tb क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो मतलब टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर का यूनिट केल्विन अपॉन मोलेलिटी का मोलल, या अगर टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में है तो डिग्री सेंटीग्रेड पर मोलल, या आप चाहो मोलेलिटी को आप केल्विन पर मोल लिखो, सॉरी मोल पर केजी लिखो, तो मोल पर केजी, तो पर केजी नीचे से ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, केल्विन केजी, ये मोल ऊपर करेंगे तो इन्वर्स कर देंगे, केल्विन केजी पर मोल या केल्विन केजी मोल इन्वर्स, इस तरह से हम लोग इसे लिख सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, डेरिवेशन करेंगे मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट का। तो अब हम लोग कर रहे हैं डेरिवेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट बाय एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो बच्चे जो मोलेलिटी होता है इसका फॉर्मूला हमें पता है, m इक्वल्स टू मोल ऑफ सॉल्यूट दैट इज NB अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो क्वेश्चन में अगर हमें ग्राम में दिया है तो W यहाँ पे ग्राम में लिया है अपॉन 1000, क्योंकि यहाँ पे भी ग्राम में आएगा इसीलिए इसको भी हमने ग्राम में रखा है। तो अब देखो जो मोलेलिटी है NB है, तो NB का क्या फॉर्मूला होता है, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, WB/MB आ जाएगा अपॉन WA/1000, ठीक है। अब ये डिवाइड में है तो इसे अगर हम लोग मल्टीप्लाई में लिखें तो क्या आ जाएगा, WB/MB इंटू 1000 अपॉन WA, इसे इक्वेशन 1 मान लो, ठीक है। ये हमारा निकल गया मोलेलिटी का फॉर्मूला। अब जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से हमारा आया है डेल्टा TB इक्वल्स टू क्या आया है, KB इंटू एम आया है। तो यहाँ से m की वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे, डेल्टा TB बाय KB,
डेल्टा टी बी बाई के बी लिखेंगे, डेल्टा टी बी अपॉन के बी। तो जो m का वैल्यू आया वो पुट कर दो यहाँ पे, डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए, यही आया है, इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, डेल्टा टी बी अपॉन के बी। अब हमें निकालना है सॉल्यूट, दैट इज़ एम बी का वैल्यू निकालना है। तो एम बी को उधर ले जाएंगे और बाकी को इधर ले आते हैं। तो डब्ल्यू बी इंटू 1000 डिवाइडेड बाय, उधर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा एम बी, ये इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, डेल्टा टी बी अपॉन के बी, डेल्टा डब्ल्यू बी 1000 डेल्टा टी बी के बी इंटू डब्ल्यू ए। तो यहाँ से हम लोग अब एम बी की वैल्यू अरेंज कर लेते हैं। एम बी इक्वल्स टू, ये के बी नीचे से ऊपर चला जाएगा, के बी कॉन्स्टेंट है वैसे, इंटू डब्ल्यू बी मास ऑफ सॉल्यूट, ग्राम में लेना है सारा, इंटू 1000 क्योंकि मोल से आया है तो मोल में तो ग्राम में ही होता है सॉल्यूट का मास, अपॉन डेल्टा टी बी इंटू डब्ल्यू ए। तो इस तरह से हम लोग इसे लिख सकते हैं। ये निकल गया मोलर मास ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला। अगर फॉर्मूला याद रहा है तो भी ठीक है, नहीं रहा तो भी ठीक है। अब यहाँ पे कौन क्या है उसे हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। जो हमारा एन बी है, डब्ल्यू बी है, ये क्या है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया है, जो डब्ल्यू ए है ये है मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, जो एन बी लिया था हमने वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, जो एम बी है ये मॉलिकुलर मास है सॉल्यूट का, जो डब्ल्यू बी है वो मास है सॉल्यूट का और ग्राम में, जो डब्ल्यू बी डब्ल्यू ए लिया है वो दोनों ग्राम में लिया है। तो इससे हम लोग मॉलिकुलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं सॉल्यूट का, कैन बी कैलकुलेटेड बाय नोइंग द वैल्यू ऑफ, जो चाहिए हमें, के बी डब्ल्यू बी डेल्टा टी बी एंड डब्ल्यू ए, ठीक है। के बी डब्ल्यू बी डेल्टा टी बी डब्ल्यू ए आएगा तो हम लोग एम बी का वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे। अब इस पर हम लोग एक न्यूमेरिकल देखते हैं। न्यूमेरिकल के लिए मैं अब एक पिक्चर इसमें अटैच करता हूँ। अब हमने एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन लिया है, ये क्वेश्चन नंबर जो है 2.8 है, ये भी एनसीईआरटी के एग्जाम्पल हैं, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 2.8 है। क्वेश्चन है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन, हमारा सॉल्वेंट बेंजीन है क्योंकि इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन, तो टीबी की वैल्यू आपको गिवन है 353.23 केल्विन व्हेन 1.80 ग्राम नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। तो सॉल्यूट हमने बी से लिया है, डब्ल्यू बी, इसका वेट है 1.80 ग्राम और 90 ग्राम बेंजीन है, दैट इज़ डब्ल्यू ए इक्वल्स टू 90 ग्राम दिया हुआ है। बॉइलिंग पॉइंट इज रेज टू, जो बढ़ गया, मतलब सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट जो हो गया तो वो बढ़ के हो गया टी बी डैश में, या जो हम लोग माने थे वही मान लेते हैं, इसको सॉल्वेंट का टी नॉट मान लेते हैं और इसका T1 मान लेते हैं। सॉल्यूशन का बढ़ के हो गया 354.11 केल्विन। कैलकुलेट मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, हमें MB की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और KB का वैल्यू गिवन है 2.53 केल्विन kg पर मोल, ये सारा डाटा दिया हुआ है। तो बच्चे सबसे पहले तो डेल्टा TB की जो वैल्यू आएगी, डेल्टा TB इक्वल्स टू क्या आएगा, जो T1 है ये हमें दिया हुआ है सॉल्यूशन के लिए, माइनस टी नॉट, क्योंकि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है तो T1 माइनस टी नॉट करेंगे तो T1 का वैल्यू आ जाएगा 354.11 माइनस टी नॉट का है 353.23। तो इसे सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.88 केल्विन। तो 0.88 केल्विन आ गया। अब हमें मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है MB। तो MB का फॉर्मूला अभी हमने डिराइव किया है यहाँ पे, MB का फॉर्मूला KB WB 1000 अपॉन डेल्टा TB WA। तो डायरेक्ट फार्मूला पुट कर दो, KB WB इंटू 1000 अपॉन डेल्टा TB इंटू WA। तो सारा वैल्यू आपका दिया हुआ है। KB का वैल्यू अभी दिया है 2.53 इंटू WB दिया हुआ है 1.80 ग्राम इंटू 1000 डिवाइडेड बाय डेल्टा TB का वैल्यू कैलकुलेट किया है 0.88 इंटू WA है 90। तो सारा वैल्यू पुट कर दो, ये आ जाएगा इसका मोलर मास। अगर मोलर मास बोलोगे तो ग्राम पर मोल लिखोगे और अगर मॉलिकुलर मास बोलोगे तो AMU या U लिखोगे। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो MB की वैल्यू आ जाएगी 58 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो यही हमारा आंसर होगा।
अब हम लोग एक और क्वेश्चन लेते हैं, ये भी एनसीईआरटी का ही है, तो क्वेश्चन का पिक्चर शेयर करते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, ये भी एनसीईआरटी का ही है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर आपका 2.7 है। ये जो था 2.8 लिया था हमने, ये 2.7 है। ये भी एग्जाम्पल का ही है और एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है 2.8। क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास, 18 ग्राम ग्लूकोज है, फॉर्मूला दे दिया है, इज डिजॉल्व्ड इन 1 kg वाटर। मतलब वाटर हमारा सॉल्वेंट हो गया, तो मास ऑफ सॉल्वेंट हमारे पास 1 kg है और मास ऑफ सॉल्यूट जो ग्लूकोज है 18 ग्राम है। एट वाट टेम्परेचर विल वाटर बॉयल एट 1.013 बार। 1.013 बार का मतलब है जो हमें प्रेशर दिया है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो हमें दिया हुआ है 1.013 बार, ये 1 atm के इक्वल होता है, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात कर रहा है। और केबी ऑफ वाटर हमें दिया हुआ है 0.52 केल्विन kg पर मोल। तो हमें ये प्रेशर दिया है, तो इस पे हमें पता है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है। ठीक है, इतना बार पे जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब है जो T0 की वैल्यू होगी, ये 100 प्लस केल्विन में चेंज करते हैं 273.15 ऐड करके, तो इतना केल्विन होगा, दैट इज़ 373.15 केल्विन होगा। तो T1 का वैल्यू निकालना है। तो बच्चे जो डेल्टा TB हमने अभी देखा था, ये क्या आया था T1 माइनस T0। तो T1 की वैल्यू क्या आएगी, डेल्टा TB प्लस T0, ये हमें निकालना है। तो T1 निकालना है तो डेल्टा TB निकाल लेंगे, T0 का वैल्यू तो हमें दिया हुआ है। ये भी डायरेक्ट नहीं दिया, क्वेश्चन ध्यान से रखना, हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोल दिया, वो भी 1 atm नहीं बोला, ये बार में बोल दिया 1.0132 बार, 0.01325 बार जो है 1 atm ही होता है, तो मतलब ये 1 atm है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में ले लिया, क्योंकि हम केल्विन में हमारे पास ये डाटा दिया हुआ है केबी का। ठीक है, तो अब हम लोग डेल्टा TB निकालेंगे, तो डेल्टा TB केबी इंटू एम होता है, तो पहले हमें m निकालना है। तो m के लिए हमें ग्लूकोज का मोल निकालना पड़ेगा। तो ग्लूकोज का जो मोलर मास है वो होता है 180, ग्लूकोज का मोलर मास 180 है। तो वहाँ से हम लोग पहले निकाल लेते हैं इसका मोल ऑफ ग्लूकोज। तो मोल ऑफ B आ जाएगा 18 ग्राम था अपॉन 180, दैट इज 0.1 मोल। ठीक है, अब यहाँ से मोलेलिटी आ जाएगा 0.1, 1 kg वाटर था इक्वल्स टू 0.1 मोलल। तो यहाँ से डेल्टा TB इक्वल्स टू हो जाएगा KB इंटू एम। तो KB की वैल्यू क्वेश्चन में दिया था हमें 0.52, तो 0.52 और ये 0.1, तो ये आ जाएगा केल्विन में, तो 0.052 केल्विन। तो अब यहाँ से हम लोग T1 निकाल सकते हैं सॉल्यूशन का, डेल्टा TB प्लस T0। तो डेल्टा TB है 0.052 प्लस T0 है 373 अभी निकाला है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे 373.15। तो इसको ऐड कर दो, 373.15 इसमें ऐड करेंगे 0.052 में, तो ये आ जाएगा 373.202 केल्विन, और यही हमारा आंसर होगा। तो इसी तरह के क्वेश्चन इसमें बनते हैं, हम लोग इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं।